जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल और आज की वीडियो में हम डिटेल्ड में बात करेंगे एनटीएससी स्टेज 2 के रिजल्ट्स के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको कुछ उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा जो एनटीएससी का स्टेज 2 क्वालिफाई किए हैं और उनसे मैंने कुछ सवाल पूछे हैं। उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। अगर आपने 2021 में स्टेज 1 क्वालिफाई किया है तो ये जो स्टेज 2 के क्वालिफाइड बच्चे हैं इनसे अगर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिले तो उनको रिसीव करिएगा। और वो बच्चे जो अभी स्टेज 1 की तैयारी कर रहे हैं 2021-22 के लिए, इन फ्यूचर उन्हें स्टेज 2 भी देना है क्योंकि टारगेट तो सबका स्टेज 2 है। एनटीएससी स्टेज 1 फिर उसके बाद स्टेज 2। तो कैसे आपको इस ओवरऑल जर्नी में तैयारी करनी है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस जूम मीटिंग को सुनिएगा। हाँ, ये वीडियो लाइव हुई थी बट उस दिन किसी इंटरनेट कनेक्शन के कारण वहीं पे इंटरप्ट हो गई, तो उसके बाद मैंने उसको रिकॉर्ड किया है प्रॉपर। आज फिर से मैं इसको डाल रहा हूँ, तो चीज़ों को देखिएगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट और सवाल जरूर छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं पिछले साल की कट ऑफ जो 2020 का रिजल्ट आया है उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो जनरल का कट ऑफ गया है आपका 132 नंबर। 132 नंबर। अगर ओबीसी की बात करूं तो 110 नंबर। एससी की बात करूं तो 98 नंबर। एसटी की बात करूं तो 89 नंबर और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 81। प्यारे बच्चों, जो एनटीएससी स्टेज 2 का पेपर होता है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो कट ऑफ आपको हो सकता है पहली बार देख रहे हो तो आपको कम लग रहा होगा, क्योंकि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में बच्चे 170 180 जनरल वाले पाते हैं तब जाके क्वालिफाई करते हैं। ओबीसी वाले कम से कम 140 से 150। लेकिन जो पेपर का लेवल हो जाता है वो बढ़ जाता है, तो आपको पता है पेपर का लेवल बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, और सबके लिए बढ़ेगा तो बच्चे उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कट ऑफ जो होता है वो थोड़ा सा स्टेज 1 के कंपैरिजन में कम जाता है। बट आप इतना याद रखिएगा, इट्स अ वेरी गुड कट ऑफ आपकी तैयारी के लिए। अगर आप इतना भी स्कोर करते हो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप समझ लीजिए उन 8000 बच्चों में से जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं उसमें से 2000 बच्चों का स्टेज 2 के लिए सिलेक्शन होता है, मतलब वो स्टेज 2 को क्वालिफाई करते हैं। तो कुल 2000 बच्चों ने स्टेज 2 के 2020 के एग्जाम को क्वालिफाई किया। अभी कुछ दिनों पहले स्टेज 1 2021 के भी रिजल्ट्स आए हैं। अब वो बच्चे स्टेज 2 के बारे में सोच रहे होंगे, तो आप अब तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने माइंड में अपना टारगेट रख सकते हैं और चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे अभी स्टेज 1 और स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, वो बच्चे अगर हमारे चैनल से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे रैंकर्स लाइव के ऐप पर से ज्वाइन कर सकते हैं। वह फ्री ऑफ कॉस्ट तो तैयारी हम लोग करा ही रहे हैं, आपको पता ही है चैनल पर। तो आप तैयारी के साथ साथ अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आरंभ टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें 2 फ्री टेस्ट और 12 पेड टेस्ट है। तो चीज़ों को ज्वाइन करिए और चीज़ों का लुत्फ उठाइए। आगे ये आपके सेशन है, इस चीज़ को देखिए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर qualifying this NTSC. It's a biggest exam of India. How you are feeling today? Absolutely, I am feeling very happy because this is the biggest thing whatever I achieved till today. तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब बहुत खुशी हो रही है दृष्टिकोण से। खुशी होनी भी चाहिए। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको आपने क्वालिफाई किया ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, बहुत बड़ा एग्जाम है। एंड प्रवेश, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो, यू हैव क्वालिफाइड एनटीएससी स्टेज 2। कैसा फील कर रहे हो? इट फील्स नाइस, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मैं एक एक करके आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दीजिए और अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा बताएंगे। बच्चे आपको लाइव भी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर और उनके भी डाउट मैं लूंगा। और मैं शुरुआत संजय से करूंगा। संजय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माई सेल्फ संजय पॉल। और मतलब मेरी एनटीएससी की प्रिपरेशन में तो ऐसे एनटीएससी लेवल 1 में तो अपना स्टेट बोर्ड का ही था, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पर जब मैं लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहा था तब उस टाइम पर मुझे मतलब डिफिकल्टी आई, बिकॉज सीबीएसई का सिलेबस डिफिकल्ट था और मेरा सिलेबस अलग था। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करते वक्त ना मुझे हर टॉपिक को एक डबल रिवीजन करना पड़ा।
और मतलब लेवल 1 की जो प्रिपरेशन मैं कर रहा था तब डेली नियरली 4 आवर्स के तकरीबन दे रहा था मैं उसके लिए। और वैसे मेरा मैथ्स तो अच्छा था, पर कुछ सब्जेक्ट्स जो कि अब बायोलॉजी, जो कि एकदम डिसाइडर सब्जेक्ट्स रहते हैं और हाँ एक दो मार्क्स ही डिसाइडर रहते कट ऑफ के लिए, तो बायोलॉजी पर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और वो मेरा एक वीक टॉपिक था। और फिजिक्स तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपने चैप्टर्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया था मैंने। और लेवल 1 का तो ऐसा था, पर लेवल 2 के प्रिपरेशन के टाइम पर मैंने लगभग 9 से 10 घंटे कभी कभी दिए थे, और 40 टू 45 डेज जो भी प्रिपरेशन का टाइम पीरियड था उसमें। तो एक मेहनत का फल अच्छा मिल रहा है, इसका खुशी है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू स्कोर्ड 120 मार्क्स ना? या बहुत अच्छी बात है और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू। प्रवेश, व्हाट यू विल से अबाउट योर प्रिपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल तैयार नहीं था एग्जाम के लिए। स्टेज 1 का मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं था एनटीएससी का, बस मैंने ऐसे मस्ती के लिए दे दिया था क्योंकि आई लाइक टू गिव एग्जाम। तो जब क्लियर हुआ तो मेरे को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। बट प्रिपेयर किया था मैंने एनटीएससी के लिए, ज्यादा नहीं, मतलब सोशल के लिए पढ़ना पड़ा था। एंड साइंस तो ठीक था मेरा, बस 9th का भी वापस से स्टार्ट करना था पढ़ना। और स्टेज 2 के लिए तो टाइम ही नहीं मिला पढ़ने के लिए क्योंकि जेई के लिए भी पढ़ना था, तो उसको मैं साइड में नहीं रख सकता था। मेरे को इनफैक्ट पता भी 2 हफ्ते पहले ही चला था स्टेज 2 के लिए। अच्छा, तो डिफिकल्टी सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में आती है संजय? डिफिकल्टी मतलब वो तो अपने आप पर डिपेंड करता है, किसी को बायोलॉजी में ज़्यादा डिफिकल्टी आती है तो किसी को मैथ्स में, पर मुझे तो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। और अच्छा, बाकी एसएसटी भी थोड़ा सा टफ ही गया क्योंकि उसमें तो हर कंसेप्ट को, हर चैप्टर को अपने को डीपली रीड करना पड़ता ना, तो हाँ वो एक मतलब मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा तुमने। अच्छा, ये जो एसएसटी होता है टोटल वो एनसीईआरटी से ही आता है? एसएसटी का मतलब मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया पूरे जो पेपर था उसमें, तो ऐसे फैक्ट बेस मतलब जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल का एक्ट हुआ, अब वो ऐसे नहीं पूछेंगे अपने को, वो अपने को एक थ्योरी के हिसाब से पूछेंगे कि हाँ अब उन्होंने वैसा किया तो वो क्यों किया, ये ऐसा पूछेंगे, ऐसे कोई इवेंट नहीं पूछते। हाँ और पूरे सही पेपर में बात। मुझे ये इसलिए हमें सिर्फ कुछ इवेंट्स पर फोकस करने के अलावा पूरी थ्योरी को अच्छे से समझना चाहिए एसएसटी के। एसएसटी को बिल्कुल अगर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तक जाएंगे ना तो वो बहुत कुछ छूट जाता है। सही मतलब बात है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस मेन पेपर में देखे कि जो कि ऐसे फैक्ट बेस्ड तो नहीं थे, पर उसमें अपने को लॉजिक क्वेश्चन आते। और हाँ अपना बाकी जो रहता सोशल साइंस में, उसके लिए तो अपने को लाइन टू लाइन हर वर्ड को रीड करना पड़ता, क्योंकि अगर कोई यस भी वर्ड यस। मिस हो गया और वो पेपर में आए तो मुश्किल आ जाती है। और एक और एसएसटी का ये है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त भी अपने को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता, कुछ कुछ क्वेश्चंस के तो पता भी नहीं रहता पर लॉजिक से भी हो जाता है, ऐसे भी बहुत से हाँ, क्वेश्चंस अगर हैं। आप पढ़े हुए हैं तो वो चीजें आपको हेल्प करती हैं। हाँ, ये मतलब एक सही। इसेंस आता आंसर का। या अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये तो मान लीजिए बात हो गई सोशल स्टडीज की, बाकी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री किस प्रकार से आता है? मैथ्स का अगर देखा जाए तो मतलब मैथ्स को कभी भी एग्जाम में तो लास्ट में ही रखना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जमा तो अच्छा है, नहीं जमा तो भी एक ठीक ही रहता, क्योंकि मैथ्स के साथ टाइम ज्यादा कंजप्शन होता ना, तो यस। मैथ्स का वो एक प्रॉब्लम है। तो जो क्वेश्चन जमा वो करा और जो नहीं जमा वो तब तक के लिए छोड़ दिया और लास्ट में देखते उसको, तो ऐसा था। और मैथ्स के लिए मतलब मेरा जो क्लास था वहां से ही मैथ्स की अच्छी प्रिपरेशन हुई थी और प्रोफेसर भी अच्छे थे मेरे लिए। अच्छा, जैसे जो बच्चे एनटीएससी स्टेज 1 को टारगेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से अपने 9th और 10th के सिलेबस पर डिपेंडेंट है, तो उन्हें कोई दिक्कत? अब वो तो अपने पर डिपेंड करता कि अपन सिर्फ 9-10 तक ही कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या उसके आगे का भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, पर मुझे लगता कि 9-10 का सिलेबस ही ठीक है। और अपन बहुत से लोग फाउंडेशन करते तो उनको तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब स्टेज फाउंडेशन करे तो स्टेज 1 एनटीएससी के का लिए बहुत सा इनफ है? पोर्शन में।
स्टेज हाँ 1 के लिए स्टेज क्या? 1 के लिए इनफ है, हाँ प्रवेश बताओ। एनसीईआरटी इनफ है 9th 10th की। और अगर आपको और ज्यादा करना है तो पीवाईक्यू आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पीवाईक्यू के लिए। मतलब बहुत हेल्प करते हैं फर्स्ट स्टेज के लिए। दोनों लोग ईडब्ल्यूएस और कैटेगरी में अगर एग्जाम, क्वालिफाई की हो ना? हाँ नहीं मैं एससी हूँ। तुम एससी कैटेगरी में की हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके हम्म। अलावा मैं बच्चों को मैथ में क्या करना चाहिए, स्टेज 1 में और स्टेज 2 में क्या करना चाहिए? मैट में मतलब आप जो भी बेसिकली थिंग्स रहते हैं, मतलब स्क्वायर्स, क्यूब, सीरीजेस, इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन गारंटेड आने ही वाला है। हर एक पेपर जो भी अपन देखते, पीवाईक्यूज भी देखे, तो हर इसमें तो वो आता ही है। और एनालॉजी के लिए अपने पास एमजी दीवान एक बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। और एक एम एन दांडेकर नाम की बुक है, अच्छा, एमजी चाहिए दीवान चाहिए। एंड एम और एन दांडेकर दांडेकर, की 2 बुक्स है। ये मैथ हाँ, के लिए ये काफी बहुत अच्छी है, स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 के लिए, हाँ स्टेज 1 के लिए भी बोल सकते हैं अपन, पर स्टेज 2 के लिए प्राइम है ये दोनों बुक्स भी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो मैंने वो 2 बुक्स प्रिपेयर किए थे, और मतलब मेरे क्लास से मुझे कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, वो सॉल्व किए थे मैथ के लिए। और और मैथ के लिए प्रवेश, ऐसा प्रवेश मैथ के लिए तुम क्या कहोगे? मैथ के लिए तो मैं पूरा यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट था। मतलब अच्छा, जो बेसिक जो थ्योरी रहते हैं ना मैथ के लिए, वो पूरा यूट्यूब से देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया बस। फिर तुम्हारा इसलिए काम हो मैथ गया। भी उतना अच्छा था, पर अब उसके लिए कुछ पढ़ नहीं सकते ना, क्योंकि मैं कोई बुक लिया नहीं था उसके लिए, कोई रिफर नहीं किया था बुक। तो वो और अपने अपने डिपेंड। हाँ, सब लोग अपने अपने तरीका अपनाते हैं भाई, कोई लोग ज्यादा मेहनत करता है और कोई हाँ, लोग, और वो तो होता ही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए? फिजिक्स के लिए ज्यादा मतलब अपना जो मतलब फाउंडेशन के मैंने जो क्वेश्चंस थे ना, सिर्फ वही हाँ, सॉल्व किए। फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ किया नहीं। और फिजिक्स के लिए फिजिक्स से एक्सटर्नल कुछ नहीं लगता, क्या कह रहे हो एनसीईआरटी से प्रवीण? ही हो जाता है। अच्छा, आई थिंक एक्सटर्नल स्टेज कुछ नहीं 1 लगता मतलब। एनसीईआरटी से हो जाएगा, लेकिन स्टेज 2 तो एनसीईआरटी से नहीं चल पाएगा फिजिक्स का। हाँ उसके लिए शायद हाँ थोड़ा हाँ, ऊपर लेवल जाना पड़ेगा आपको, क्या कह रहे हो संजय? थोड़ी 11th की नॉलेज की रहेगी, जैसे फ्लूइड्स हो फिजिक्स के गया, लिए काइनेमेटिक्स हो गया, हाँ, बोलो। एनसीईआरटी में थोड़ा अपने को लेवल। सिर्फ थ्योरी देते, वो क्वेश्चंस वहां पर कुछ ज्यादा मिलते नहीं। तो हाँ क्वेश्चंस के लिए अपने को फाउंडेशन जैसी बुक, अपना दिशा 10th वाला वो जो बुक है ना, वैसे हाँ बुक्स हाँ, को प्रेफर तो करना पड़ेगा, सही बात है। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से ही आती होगी, क्योंकि जेई में भी एनसीईआरटी से आती है, यहाँ पे कैसे आती है स्टेज 2 में? हाँ, केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से यार। एनसीईआरटी से ही आएगा, उसमें हाँ, ज्यादा और एक्सटर्नल करने की जरूरत ही नहीं। तो है वो हाँ पढ़ के जाओ, और एनसीईआरटी से जो उससे ही क्वेश्चन आते 5-10 मिनट में हो भी जाता हुआ केमिस्ट्री तो। बिल्कुल बिल्कुल। केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट पार्ट है मतलब सेट में। और बायोलॉजी तो अगर आप जेई के फील्ड में चले गए तो आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है। हाँ हाँ, डिफिकल्ट तो है। फिर तो भाई कहाँ टाइम मिलता है, जो जेई की तैयारी करते हैं वो बायो कैसे छू पाएंगे? अच्छा, तो फिर तब फिर भी तुमने टच नहीं किया पर था बायो बायो के? भी स्ट्रांग रहता है 10th में, तो बायो भी हो गया आराम से। आई अच्छा थिंक 13 में इसमें 10 आए थे मार्क्स बायो में, कि बायो अच्छा अच्छा। स्ट्रांग था मुझे बिना पढ़ रहे थे। हाँ हाँ संजय। और याद रह जाता है वैसे भी 2-3 साल तक 10th का, चलो तो मेरे को बढ़िया है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी चेस्ट की। बहुत बढ़िया है। मेरे जो सीनियर थे ना, उन्होंने मुझे कहा था कि अपने को एसएसटी और बायो पर फोकस करना है, क्योंकि बाकी सब तो सबके कॉमन ही रहते, इस पर ही ज्यादा हम्म। डिसाइडर। तो बायो पर मैंने बहुत से मेहनत की, मतलब हर चैप्टर्स के नोट्स बनाना वगैरह ऐसा तो किया। और बायोस में ऐसा, मतलब मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि पीवाईक्यूज करके ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि बायो पर कैसा है, हर बार भी अलग ही आता उसमें क्वेश्चंस। तो बायो के लिए थियोरी पर ज्यादा फोकस किया। पूरी चीजें और पढ़नी एनसीईआरटी, पड़ेंगी। हाँ अच्छा, पूरी जो चीजें बच्चे पढ़नी इस पड़ी। साल टारगेट कर रहे हैं, जो इस साल अभी 2021 का स्टेज 1 दिए हैं, अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनके स्टेज 2 होने वाले हैं, तो उन बच्चों को तो दिक्कत होगी, वो जेई की तैयारी में लग चुके हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब उसके बीच में उनका स्टेज 2 आएगा, तो उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए दोनों चीजों को? दोनों को मैनेज, अब वो स्टडी टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि, और दोनों के लिए एक स्पेशल टाइम अलॉट करना पड़ेगा। हर एक का कुछ ना कुछ अलग स्टडी से रहता है, किसी को मैथ अच्छा रहता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छा मेरा रहता मानना है, है तो उस कि हिसाब उन्हें से उन्हें रीजनिंग और सोशल और बायो की तैयारी करनी चाहिए। अगर वो जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स तो वहाँ चल ही रहा होगा जेई के लिए। हाँ हाँ, वहां पर तो हो ही जाता है।
हाँ, और वो हेल्प करेगी ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ क्योंकि तुम लोग की तैयारी के समय में तो तुम्हें तो प्रॉपर टाइम मिला होगा ना, दिसंबर के बाद जून में हुआ होगा एग्जाम। नहीं, मतलब मेरा क्लास चल रहा था वो अपना जेई का, तो वो दोनों भी बहुत बार कोइंसाइडिंग हो जाते, तो कभी ये करना पड़ता, कभी वो करना पड़ता, ऐसा भी हो जाता था मेरे साथ बहुत बार। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती। अच्छा, स्कूल को कैसे मैनेज करते थे एनटीएससी की प्रिपरेशन में, प्रवेश? वो स्कूल का तो कोई बिग इशू नहीं था ज्यादा, क्योंकि 10th के टाइम फर्स्ट स्टेज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था स्कूल का। आप स्कूल का ही वैसे ही वही पढ़े थे जो आपका आने वाला है एनटीएससी में। बस हम्म, आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर दो स्कूल से, वो मेन है। मतलब स्कूल से पहले कंप्लीट होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी। और फिर आप क्वेश्चंस बनाओ जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जो आपके एनटीएससी स्टेज 1 के लेवल में आते हैं। संजय और बढ़िया वैसे से। कोई दिक्कत नहीं दी है स्कूल। संजय स्कूल सपोर्ट ही बहुत किया कि आप बढ़िया, करो, आपको कुछ दिक्कत होगी तो हमको बताना। ये तो अच्छी मतलब बात है। स्कूल बहुत सपोर्ट करता है। ये तो अच्छी बात है। आप कैसे मैनेज कर रहे थे संजय स्कूल को अपने? नहीं, वो तो मुझे भी बहुत सपोर्टिव था स्कूल, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। मतलब मेरा मेनली फोकस था, मैंने जेई और एनटीएससी दोनों पर ही रखा था, पर ज्यादा फोकस एनटीएससी पर रखा था, क्योंकि जेई को तो बाकी बहुत सारे मैंने उसमें भी रिकवर कर सकते, पर यहाँ पर 40 to 45 डेज ही मिले थे ना प्रिपरेशन को, हाँ। तो अच्छा, रिजल्ट अनाउंस उसमें होने के बाद कब एग्जाम हुआ था? रिजल्ट अनाउंस होने के बाद बहुत टाइम बाद हुआ था, पर अब प्रिपरेशन तो हमने वहीं से शुरू की थी जब एग्जाम का डेट आया था, तो वैसे हाँ 40 हाँ। to 45 डेज मिलते वहाँ पर, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। उसके पहले कुछ गारंटी नहीं थी ना एग्जाम कब होने वाला, क्या होने वाला, हाँ, तो तब तक टूट गई थी। ये तो है। चलो बहुत बढ़िया। तो फिलहाल अभी तुम लोग करेंटली जेई की तैयारी कर रहे हो दोनों लोग? हाँ। यस। हाँ। तो चलो, जेई की तैयारी कर रहे हो, कभी भी कोई हेल्प होगी, हमारा एक बड़ा चैनल है रैंकर्स जेई। हैव यू विजिटेड, एवर विजिटेड? जानते हो सौरभ मौर्य को, जानते हो? नो, आई नेवर विजिटेड। You visit on that channel Rankers J, you will search, he's from IIT BHU। और अभी 60 आवर की मैराथन लेने जा रहे हैं उन लोग 17 18 19 को, क्योंकि जेई का एग्जाम आ गया है ना। तो एक बार चैनल विजिट करना। उसके अलावा पर्सनली कोई हेल्प होगी, कोई नीड होगी तो मैं जरूर करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का ज्वाइन करने के लिए। इससे आपके अपकमिंग बच्चों क्या को बहुत हेल्प होगी। और इन लास्ट, अगर आप दोनों लोग कुछ कहना चाहते हैं अपकमिंग जो तैयारी कर रहे हैं स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए, संजय? मेरा तो कहना यही है कि अब जो भी स्टडी करने, स्टडी तो करनी है बस, बाकी और कुछ नहीं कहना मुझे। चलो बढ़िया। प्रवेश, यू वांट टू से समथिंग? म्यूट हो तुम, म्यूट हो। मे बी ही इज म्यूट। हाँ यार, इज म्यूट ऑन। मतलब आप अपना बेस्ट दो, आप बस पढ़ाई करो, रिजल्ट की टेंशन मत लो। बस आप पढ़ते जाओ, अपना 100% दो, एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, और आप और मुझे दोनों लोगों को, हाँ हाँ बताओ। हाँ, मुझे एक बात कहनी थी कि अब लेवल 1 में कैसा अपना कंपटीशन, मतलब कोई भी मार्क्स ऐसे गारंटेड नहीं थे कि 170 180 आए तो कुछ गारंटी नहीं रहती होगा नहीं होगा। इसमें लेवल 2 में वो अच्छा बात है कि अब 130 आए तो इसकी बात की गारंटी कि अपना हो जाएगा, तो मतलब एक ये तो, मार्क्स को अपने वहां रेंज तक ले जाना है इतना। हाँ, अपने आप को टारगेट करना है 140। अगर जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो 140 का टारगेट बना के चलो और उसकी तैयारी करते चलो, तो आपको चीजें हेल्प करेंगी। कैटेगरी कौन सी भी हो, अपना टारगेट तो ये रहना चाहिए कि अपन जनरल से ही हो, तो हाँ क्योंकि हम जो टारगेट रखते उससे तो थोड़ा पीछे ही आ जाते, वो तो रहता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट थोड़ा ऊपर रहेगा, 10 20 नंबर अगर नीचे भी आएंगे तो क्वालिफाई तो कर ही हाँ। जाओगे आप। ये तो है। हम्म। चल, तो दोनों बाकी लोगों को अगर बहुत बहुत कुछ बधाई। लगता है कि आप हमें जेई के लिए कुछ गाइड कर सकते हैं तो आप वो भी बता दो। यही के लिए देखो, मैं हाँ। अभी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तुम लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रिपरेशन तो वैसे अच्छी चल रही है, मतलब एक मॉडरेट लेवल पर चल रही है। दोनों लोग अनअकैडमी पे ही हो ना? मैं अनअकैडमी में नहीं, हूँ। तुम भी? मैं नहीं, तुम कहाँ से कर रहे हो? मैं तो ऑफलाइन क्लास से करता, मतलब ऑफलाइन चल रही है क्लास? नहीं, मतलब वो क्लास ऑफलाइन है पर वो उनका ऑनलाइन वर्जन जो है उसमें करता अच्छा, हूँ। आसपास कोई कोचिंग है लोकल उससे कर क्लास रहे हो? का, हाँ तो लोकल। बेसिकली ध्यान ये रखना कि अपना सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करते चलना। और ये सिलेबस का बर्डन इन लास्ट नहीं होना चाहिए कि लास्ट में हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं।
तो अगर तुम्हारा जनवरी 2022 में तुम्हारा एग्जाम, मान के यही चलना है कि जन 2022 में तुम्हारा पहला शिफ्ट होगा, और तुम कोशिश करना कि अगर अक्टूबर नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस एकदम अच्छे से फिनिश हो जाना चाहिए, 11th प्लस 12th। उसके बाद कंप्लीट 2 महीने तुम आराम से रिवीजन एंड मॉक टेस्ट देते चलोगे, और ये पहले से टारगेट करके चलोगे ना, तो इन लास्ट तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत बच्चों को वही आती है कि जैन तक वो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं और पहले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। पहला अटेम्प्ट सबसे सुनहरा मौका होता है, क्योंकि उस पहले अटेम्प्ट में ना बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो उसमें कट ऑफ जो है उतनी हाई नहीं जाती जो आने वाले जो अटेम्प्ट होते हैं। तो अगर आप पहले से तैयार रहेंगे, स्टेज जो अटेम्प्ट 1 होने वाला उसमें अपना बेस्ट दो, तैयारी को अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करो, लास्ट के 2 मंथ में टेस्ट सीरीज दो, अपनी कमियों को पहचानो, उसको लिखो कि हाँ ये चैप्टर वीक है, उसको एग्जाम से पहले जितना जल्दी सही करो। और हाँ, तीनों सब्जेक्ट को टॉप कैटेगरी में रखना। इफ यू वांट टू बी रैंकर्स, अगर आप चाहते हो कि रैंकर्स कैटेगरी में आओ, अच्छा करना चाहते हो, आप फंसना नहीं चाहते हो कि 130 लाकर लटक रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, टारगेट हमेशा हाई रखना 200 के आसपास, और देखना कि मॉक टेस्ट में अगर तुम 170 स्कोर कर रहे हो तो वो 30 नंबर तुम्हारा क्यों कम हो रहा है, वो 30 नंबर तुम कहाँ से कवर कर सकते हो। अपनी मार्क लिस्ट बनाते चलना, ये मेरा चैप्टर वीक है, अब तुम्हें पता चल गया कि ये मेरा चैप्टर वीक है, अब उसको प्रॉपर सही करो। यूट्यूब से तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे। अब तुम ये शिकायत नहीं कर सकते हो कि मेरे स्कूल का ये टीचर जो है क्वाड्रेटिक मेरे को अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मुझे नहीं आया। हो सकता है तुम्हारा टीचर तुम्हें क्वाड्रेटिक अच्छा ना पढ़ाया हो, तुम्हें ना समझ में आ, यूट्यूब पर सर्च करो, किसी अच्छे एडुकेटर से बढ़िया से क्वाड्रेटिक कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, फिर जाके चीजों को फिनिश करो। ये शिकायत मत देना कि ये चैप्टर मेरे टीचर के कारण हुआ, क्योंकि आज यू हैव एवरीथिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो शिकायतें करने का तो कोई मौका ही नहीं है आपके पास। और हर सब्जेक्ट को प्रॉपर करो, ऐसा नहीं है कि मेरा फिजिक्स वीक है तो उसको एकदम डाउन ही कर दिए। फिजिक्स वीक है तो क्यों वीक है उसको जल्दी से जल्दी पता करो और उस पर वर्क करो। तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना होगा। 2 सब्जेक्ट को अगर आप सिर्फ टारगेट करोगे तो एक सब्जेक्ट अगर वीक हो जाएगा ना तो फिर वहीं फंस जाओगे। इसलिए तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना, और माइंडसेट ये मत कभी बनाना कि मेरा ये 2 सब्जेक्ट बढ़िया है, एक सब्जेक्ट वीक है तो मैं इसको मैनेज कर लूंगा, नहीं, मेरे को तीनों अच्छा करना है। जो भी एकदम टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो कभी अपना वो फेवरेट सब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करते, वो कहते हैं मेरे लिए सब बढ़िया है, मेरे को फिजिक्स भी करनी है अच्छी, मेरे को केमिस्ट्री भी करनी है और मेरे को मैथ्स भी करनी है। और केमिस्ट्री के लिए तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल टारगेट अपना एनसीईआरटी रखना, बुक रीडिंग अच्छे से करना, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर तुम लोग बायोलॉजी सोशल तो बुक रीडिंग प्रॉपर करके आए हो, तुम्हें तरीका पता है, उसका हेल्प तुम्हें जरूर मिलेगा यहाँ पर। और मैथमेटिक्स के लिए कहूंगा सिंगेज विंगेज काफी अच्छे तरीके से लगाओ, आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो जेईई मेंस के लिए, और फिजिक्स के लिए एससी वर्मा की एग्जाम्पल्स जरूर लगाते रहना, और हर टॉपिक को क्लियर करके चलना, और बस इसके अलावा बढ़िया से करते चलो। थैंक यू। इसके अलावा कोई सवाल? हाँ मेरा मतलब एनटीएससी के ना स्कॉलरशिप क्या होती है, मतलब बेनिफिट क्या है एनटीएससी का? अरे स्कॉलरशिप अब तुम्हें मिलेगी 11th में, जहां पे भी तुम एडमिशन किए रहोगे वहां पे अब तुम्हें हर वो अकाउंट तुम्हारा लिया जाएगा, तुम्हें पेमेंट आती रहेगी, हर मंथ आती रहेगी। अब तुम लाइफ भर तुम्हें एनटीएससी सर और आईसी और आईएसटी ये जो 2 कॉलेजेस है वहां पर इनके बोनस पॉइंट्स मिलते हैं एनटीएससी। बिल्कुल, इन फ्यूचर जब आप समझ लो इंजीनियरिंग कर लोगे, इंजीनियरिंग के बाद जॉब में बैठोगे तो वहां पे तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा रहेगा यू आर एनटीएससी स्कॉलर, एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, ये तो है ही। तो डन। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अगेन कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Yeah. Okay, bye bye.